नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी पोलैंड के बारे में थोड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि अभी प्रोसेस क्या है और यूक्रेन रशिया वॉर का क्या इफेक्ट है। जो ये युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसका इस प्रोसेस के ऊपर क्या असर है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। दोस्तों, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशंस में देखा जाए तो अभी जो कई लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं, जो न्यूज़ देखते हैं उसके हिसाब से, जो अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से, कि पोलैंड का काम होगा या नहीं होगा, क्या हो रहा है। तो अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। दोस्तों, अभी काफ़ी संख्या में यूक्रेन के लोग पोलैंड में एंट्री कर चुके हैं। मीन्स शरणार्थी के रूप में, जो रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी, उसके रूप में वो लोग पोलैंड में और भी दूसरे देशों में भी जा चुके हैं, लेकिन पोलैंड में काफ़ी तादाद में लोग गए हैं। अब किसी भी देश में जब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाएंगे तो उसका असर वहाँ पर ऑब्वियसली रोजगार के ऊपर पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मैं अभी हमारे पास में टोटल मिला के 100 रिक्वायरमेंट थी किसी भी प्रोफाइल के लिए, और वहाँ पर अगर दूसरी कंट्री के लोग आ जाते हैं जो शरणार्थी हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो वो लोग ऑब्वियसली वहाँ पर जो अवेलेबल रोजगार होंगे, जो उपलब्ध रोजगार होंगे, उसके ऊपर उनका असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो अभी सबसे पहली बात यह है कि जो रोजगार है, रोजगार की संख्या में कमी आएगी और काफ़ी हद तक आ चुकी है। मतलब ये मान के चलो कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स के हिसाब से जहाँ तक हमारा अनुमान है कि लगभग 50% असर पड़ जाएगा। मीन्स जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिनका वर्क परमिट आया, उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन जो नए एम्प्लॉयमेंट्स होंगे ना, उसके ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर असर हो जाएगा। और जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका कंफर्मेशन होगा, उनका तो वीजा आएगा, उनका प्रोसेस भी होगा। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे 100 वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी में से 50% वैकेंसीज लगभग, वैसे तो कम ही नंबर होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगर मैक्सिमम संख्या देखी जाए तो 50% जॉब्स के ऊपर पूरा पूरा असर पड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जैसे काफ़ी तादाद में लोग, लाखों की संख्या में जो पोलैंड में एंट्री की उन लोगों ने, तो इससे क्या है कि जो किसी भी लेवल के लोग हों, चाहे वो मैनेजर हो या फिर वर्कर हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जो भी, चाहे पैसे वाला हो या मीडियम फैमिली वाला हो, मीडियम मिडिल क्लास वाला हो या लोअर क्लास वाला। लोअर क्लास वाले तो वहाँ पर कम ही होते हैं, एक मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हों, तो जिनके पास में पैसा कम है, ज़्यादा है, सभी लोगों को फिलहाल तुरंत रोजगार की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में वो लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से ट्राई करेंगे वहाँ पर रोजगार ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो काबिलियत के हिसाब से कंप्रोमाइज़ करके कम पे पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो किसी की लाइफ स्टाइल या किसी का जो रहने का जो तौर तरीका होता है, जिनकी लाइफ स्टाइल बन जाती है, उसके हिसाब से वो कोशिश यही करेंगे कि उनके हिसाब से भी जॉब मिले। और ऑब्वियसली आजकल ऑनलाइन का ज़माना रहता है, तो ऑब्वियसली जो लोग भी सक्षम होंगे वो लोग अपनी करेंसी को कैरी करके गए होंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो वर्कर यूरोप में जाते हैं, वर्कर जो लेबर कैटेगरी के लोग, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, मशरूम हो, मीट के लिए हो या मार्बल के लिए हो, फैक्ट्री वर्कर हो, कुछ भी हो, जो वर्कर कैटेगरी के लोग होते हैं, तो जितनी भी शेंगन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, उसमें से वर्कर कैटेगरी के लोग कम होते हैं। वर्कर कैटेगरी के लोग एशियन लोग या अफ्रीकन लोग होते हैं। अब एशियन लोग होते हैं तो ऑब्वियसली अभी मजबूरी में हो सकता है कि कुछ लोग वर्कर प्रोफाइल में जाएं, अदरवाइज वो मिडिल प्रोफाइल में या कुछ अच्छी प्रोफाइल में ही कोशिश करेंगे, और वहाँ पर जो जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उस पर वो डेफिनेटली उन जॉब्स के लिए ही अप्लाई करेंगे, उन पर काम करेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग वर्कर के लिए भी करें, तो वर्कर प्रोफाइल्स पे इसका असर कम पड़ेगा, लेकिन वर्कर से ऊपर जो प्रोफाइल होगी उसके ऊपर इसका असर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं। जैसे रेस्टोरेंट का काम हो, होटल का काम हो, हॉस्पिटल के अंदर काम हो, या फिर सुपरमार्केट के अंदर काम हो, कंपनीज के अंदर काम हो, इन सब के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जितने लोग वहाँ के होंगे, ऑब्वियसली वो लोग यूरोपियन लोगों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जिसकी वजह से पोलैंड में जो बड़ी प्रोफाइल्स होंगी उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। लेकिन वर्कर के लिए, क्योंकि वो कम पे पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, अब वर्कर के लिए जो सैलरी मिलती है, जो नॉर्मल सैलरी से कम मिलती है, क्योंकि जो वर्कर की सैलरी होती है वो मिनिमम वेज के ऊपर होती है। अब मिनिमम वेज जो होता है ना, मिनिमम वेज उनको सर्वाइवल में इनफ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा यूक्रेन से जाता है तो उसका खर्चा ही अगर 650 700 से ऊपर होगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएंगे। तो वो
अपने हिसाब से अपने लेवल की जॉब या जिसमें वो सर्वाइव कर सके उतना तो सर्च करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये लॉजिकल पॉइंट भी है। आप भी अगर इस पर विचार करेंगे तो आपको निष्कर्ष में शायद ऐसा ही कुछ आएगा कि जो वर्कर प्रोफाइल है, वर्कर प्रोफाइल के ऊपर असर कम रहेगा, लेकिन मिडिल प्रोफाइल या अच्छी प्रोफाइल के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और हो सकता है कि जो बड़ी प्रोफाइल्स पे शायद वैकेंसी ना के बराबर रहे, और वर्कर के ऊपर तो डेफिनेटली काफ़ी असर पड़ जाएगा। सो दोस्तों, जिन लोगों का कंफर्मेशन हो गया है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए संदेश है, या जो फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी संदेश है कि पोलैंड के लिए जो भी हमारे पास में काम है, अगर किसी क्लाइंट ने काम दिया तो वो काम ज़रूर होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी किसी को हायर कब करती है, जब कंपनी को प्रोडक्शन या फ़ायदा चाहिए होता है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन होता है, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो उसमें भी प्रोडक्ट होता है, या मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें प्रोडक्ट होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें प्रोडक्ट ज़रूर होता है। अब किसी भी कंपनी का मोटो होता है उसको प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर अगर उनको वर्कर, वहाँ के वर्कर अगर कम काम करेंगे तो डेफिनेटली बाहर के वर्कर की ही आवश्यकता होगी। अब जो यूक्रेन से लोग होंगे, यूक्रेन से लगभग 50% लोगों ने 50% प्रोफाइल्स अगर कैप्चर कर ली तो 50% फिर भी वैकेंट रहेंगी, और उसमें से वहाँ की कंपनी का फोकस जो होगा, फोकस यही होगा कि जो वर्कर हैं, जो पोटेंशियल वर्कर हैं, मेहनती वर्कर हैं, वो एशियन कंट्री से लें। और एशियन कंट्री से जिन जिन लोगों को हायर करते हैं, जो एजेंसीज के माध्यम से काम होता है, जो कंपनी एजेंसी को काम देती है, वो काम रहेगा, लेकिन रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। हम मैक्सिमम नंबर मानते हैं तो 50% जॉब्स कम हो जाएंगी। अब जिनका सिलेक्शन कन्फर्मेशन हो गया उनको तो कोई रिजेक्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। जिनका वर्क परमिट इश्यू हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ने वर्क परमिट दिया है, वो भी श्योर है उनका काम होगा। और जिनका वीज़ा लग चुका है वो भी कन्फर्म ही है। लेकिन जिनका भी सिलेक्शन कन्फर्मेशन नहीं हुआ, उनके काम के ऊपर थोड़ा सा रहेगा कि अभी जब तक उनका कन्फर्मेशन नहीं होता तब तक ही रहेगा कि आगे काम होगा नहीं होगा, कैसा होगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जो नंबर्स हमारे पास में है, हमारे पास में नंबर्स में कमी तो आई है डेफिनेटली, लेकिन जो है वो काम होने के पूरे चांसेस हैं। अब अभी करंट सिचुएशंस का जो असर है वो क्या है, जैसे लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे, तो किसी भी देश में जब एंट्री करते हैं तो ऑब्वियसली वीज़ा स्टैंपिंग होता है। आप बॉर्डर पार करते हैं तब भी वीज़ा स्टैंपिंग होता है। जब आप कहीं पर रिफ्यूजी के रूप में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट होता है, जो सरकार होती है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाती है जो टेम्परेरी रूप में होंगे। तो यहाँ पर अभी जो VFS एम्बेसी या वहाँ की गवर्नमेंट जो रिफ्यूजी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इट मीन्स कि अभी प्रोसेस थोड़ी स्लो है, और जब तक ये युद्ध का असर रहेगा, असर में भी शायद 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर, मैक्सिमम 10 दिन जैसा रहेगा, जो कि आप भी अनुमान लगा सकते हो इस चीज़ का। ये जो लगभग 1 वीक या 2 वीक का टाइम होगा, इस वीक में प्रोसेस काफ़ी स्लो रहेगी। इस वीक में अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट काफ़ी स्लो रहेगा। अभी शायद हमें, मतलब जो डॉक्यूमेंट रिलीज भी हो गए होंगे, जो डॉक्यूमेंट अप्रूव भी हो गए होंगे, वो डॉक्यूमेंट भी मिलने में समय लगेगा। कोरियर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, डॉक्यूमेंट निकलने के ऊपर इसका असर पड़ेगा, लॉयर का काम स्लो हो जाएगा, एम्बेसी का काम स्लो हो जाएगा। इन सब का मिला जुला असर ये पड़ेगा कि ये प्रोसेस में जहाँ पर 1 वीक लगने वाला होगा, वहाँ पर 3 वीक या 4 वीक भी लग सकता है। लेकिन जिनका हो गया है उनका काम 100% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट निकलता है वो एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही निकलता है। अब इसका असर आगे और क्या होगा, जैसे वर्क परमिट आया, वर्क परमिट आने, सॉफ्ट कॉपी आती है, सॉफ्ट कॉपी आने के बाद में हार्ड कॉपी जनरली 10 डेज 15 डेज के अंदर रिलीज हो जाती थी पहले। अभी वो जो डॉक्यूमेंट 1 वीक में प्रिपेयर्ड होते हैं, अब जैसे सॉफ्ट कॉपी हुई, सॉफ्ट कॉपी के बाद में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार होने में लगभग 1 वीक जैसा टाइम लगता था पहले। अभी वो टाइम बढ़ जाएगा, 1 वीक की जगह 2 वीक या 3 वीक में तैयार होंगे। अब वो टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस के ऊपर उसका असर पड़ेगा, उसके बाद उसको कोरियर करने में जो समय लगेगा उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो जो वर्क परमिट आने के बाद में समय लगता था 2 वीक का, अब वो समय 3 वीक या 4 वीक भी हो सकता है कि थोड़ा सा समय और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वर्क परमिट जारी हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स 100% आएंगे, कोरियर भी आएगा, सब कुछ होगा। अभी पोलैंड के ऊपर युद्ध का कोई भी अभी अनुमान नहीं है, क्योंकि पोलैंड एक शेंगन कंट्री है। अगर पोलैंड में युद्ध होता है ये रशिया का, तो 26 के 26 देश आ जाएंगे, तो फिर ये एक विश्व युद्ध ग्रुप में जाएगा। और अभी ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि अभी युद्ध के लिए बात हो या युद्ध होने की तैयारी हो।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो 26 देश हैं, 26 देश एकजुट होकर उसका सामना करेंगे, तो फिर रशिया बिल्कुल भी इसके ऊपर सोचेगा भी नहीं। तो हम यहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाले हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होने की संभावना है। तो वहाँ पर युद्ध के ऊपर हमें ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब युद्ध होगा तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन एक पॉइंट है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर असर रहेगा। और अभी जो 2 वीक 3 वीक हो सकता है 1 मंथ जैसा टाइम भी निकल जाए, इस पीरियड में प्रोसेस काफ़ी स्लो रहेगा और उसके बाद में फिर ये प्रोसेस एक नॉर्मल वे में आएगा, स्पीड अप होगा। सो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें जो जिन लोगों के सवाल थे कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए ये क्लियर है कि काम ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगी और नए एप्लीकेशंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जॉब्स के ऊपर 50% असर पड़ जाएगा, जो क्वांटिटी थी उसके ऊपर कमी हो जाएगी और जिन लोगों का वर्क परमिट आ जाएगा उनका अपॉइंटमेंट भी होगा। अपॉइंटमेंट इंडिया में कैसे रहेगा वो हमें एक बार देखना होगा कि अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है सबमिशन के लिए, हो सकता है कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो टाइट हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए। स्ट्रिक्ट का मतलब ऐसा है कि अभी जो वीज़ा में वैसे भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी हो तो वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो लोग तैयारी करेंगे, अपने खुद की प्रेजेंटेशन की तैयारी या डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी, वो हमें हर चीज़ पर स्ट्रांग होना होगा। अभी हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और जो जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं उन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में ज़रूर अटैच करेंगे, जिससे कि हमारे वीज़ा अप्रूवल होने ही चाहिए, रिफ्यूजल होना ही नहीं चाहिए। सो पॉइंट ये है कि अभी हमें तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है। एक छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट जो भले ऑप्शनल हो, बट हम उस डॉक्यूमेंट को तैयार करके ज़रूर अटैच करेंगे। और वीएफएस का अब यहाँ पर एक पॉइंट ये कि पहले हम लोगों ने जो हमारे पास जिन लोगों के वर्क परमिट और हार्ड कॉपी आई थी, तो हार्ड कॉपी आने के बाद में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट्स के लिए प्लान किया था। अभी क्या होगा कि अभी हम लोग कम करेंगे, थोड़ा बैकअप के रूप में अपॉइंटमेंट्स लेके रखेंगे। जब भी किसी की हार्ड कॉपी वहाँ से हार्ड कॉपी तैयार हो जाएगी, कोरियर होने वाली होगी, वैसे ही हम उनका अपॉइंटमेंट लेके रखेंगे, 1 या 2 डेट्स लेके रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अपॉइंटमेंट हमारे पास में होगा तो हार्ड कॉपी आने के बाद में समय वेस्ट नहीं होगा और समय बर्बाद नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका लाभ बंदे को वीज़ा के रूप में मिलेगा। अभी जैसे मान लीजिए किसी का, पहले हमारे कई लोगों का ऐसा नुकसान हो चुका है, समय का नुकसान हो चुका है दिल्ली और कोलकाता में अपॉइंटमेंट्स ना मिलने की वजह से। जो वर्क परमिट जून में निकले, हमें रिसीव हुए अक्टूबर में, और अक्टूबर में होने के बाद नवंबर में उनकी हार्ड कॉपी रिसीव हुई। हार्ड कॉपी नवंबर में मिलती है तो सोचो उसके बाद में दिसंबर में अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, लेकिन अपॉइंटमेंट था ही नहीं। जनवरी में होना चाहिए था ही नहीं। फरवरी में होना चाहिए था, फरवरी में भी नहीं था। मार्च में जाके अपॉइंटमेंट्स मिले थे, लेकिन तब तक जो वीएफएस में जो पॉइंट आया था कि सैलरी कम होने की वजह से रिफ्यूजल्स हुए हैं, तो अभी उस पॉइंट की वजह से हमें फिर अगेन से उन वर्क परमिट को रिन्यू करवाना पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें अभी कोई भी पॉइंट हमें ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसमें हमारे बंदों का रिफ्यूजल्स हो। समय लगेगा, हमें वो स्वीकार है, लेकिन वीज़ा लगना हमारा अंतिम लक्ष्य है और यही लक्ष्य हमारे कैंडिडेट्स का भी होता है। सो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पोलैंड का काम प्रोसेस चल रहा है, चलता रहेगा। असर इस प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा, सिर्फ स्पीड के ऊपर असर होगा और जॉब्स के ऊपर ऐसा असर होगा कि जो अब हम प्रोफाइल्स अप्लाई करेंगे ना, जो हमारे पास वैकेंसी होगी, वैकेंसी अगर 20 होगी तो हो सकता है कि 10 हो जाए, 30 होगी तो 15 हो जाए, 10 होगी तो 5 हो जाएगी, हाफ जैसी हो जाएगी। और बड़ी प्रोफाइल्स हमारे पास आती भी नहीं है, तो बड़ी प्रोफाइल्स का कोई जिक्र ही नहीं। यहाँ पर वर्कर प्रोफाइल्स की जो बात करते हैं ना, उसमें से जॉब्स में कमी हो जाएगी और प्रोसेस के ऊपर जो समय है थोड़ा सा बढ़ सकता है। बाकी जो समय लगता है एक्चुअली वो तो समय लगने ही वाला है। और हम लोग अपने लेवल पर इतना काम करेंगे कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज होगा, हम उसके आगे एडवांस स्टेप पहले से ही कर रेडी रहेंगे, उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, खुद भी प्रिपेयर्ड होंगे और कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे पास में जो वैकेंसीज़ हैं, अभी मशरूम की वैकेंसी हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में कंस्ट्रक्शन वर्कर की वैकेंसी राइट नाउ, और हमारे पास जो वैकेंसी है वो वैकेंसी अभी फैक्ट्री वर्कर है। फैक्ट्री में कई सारी वैकेंसीज हैं। आने वाले टाइम पर मशरूम की वैकेंसी के भी अपडेट्स आएंगे, और भी जो मार्बल या मीट या ग्लास फैक्ट्री, फिश फैक्ट्री या फिर वुड के लिए बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं, उसके बारे में भी हमारे पास में अपडेट्स आएंगे। तो जैसे अपडेट्स आता जाएगा वैसे मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट करूंगा। मैं जो भी अपडेट्स हमें होता है एक बार क्रॉस वेरीफाई करके उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में ही हम आपको अपडेट करते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन को तुरंत अपडेट इसलिए नहीं करते क्योंकि वेरीफाई करना भी ज़रूरी है, और वो लॉजिकल कितना फिट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अप्लाई किया, अभी यहाँ पर जो प्रोसेस है ना वो दिल्ली कोलकाता की थोड़ी स्लो रहेगी।
काम होगा, डेफिनेटली काम होगा, लेकिन स्लो रहेगी क्योंकि अभी जो वीएफएस का फंडा है ये भी असर करता है। पोलैंड से भी अभी प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी और इंडिया में स्लो ऑलरेडी चल रही है। ये दिल्ली कोलकाता की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मुंबई या साउथ इंडिया की बात करेंगे तो उनका प्रोसेस एक्चुअली कंपेयर टू दिल्ली कोलकाता उनकी फास्ट प्रोसेस रहेगी। लेकिन प्रोसेस सभी की होगी ये कंफर्म है, क्योंकि कंपनी से कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम किसी प्रोफाइल पे किसी को कंफर्म करते हैं। सो दोस्तों, ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब एक पॉइंट आता है कि इस युद्ध का और देशों पर क्या असर पड़ सकता है। इस युद्ध का यूरोपियन कंट्री के ऊपर असर पड़ सकता है, जो भी असर पड़ना हो, कम ज़्यादा जैसा भी हो, लेकिन शेंगन के ऊपर नहीं पड़ेगा। अदर यूरोपियन कंट्री के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अगर बात करो एशियन कंट्री, तो एशियन कंट्री के ऊपर इसका असर ना के बराबर पड़ेगा। खासतौर से सिंगापुर और मलेशिया के ऊपर इस युद्ध का असर ना के बराबर पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर कभी भी युद्ध में कहीं पर भी किसी युद्ध में शामिल नहीं होता। वो अपने देश के और अपने लोगों के बारे में ही सोचते हैं, उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। मलेशिया का भी ऐसा ही हाल है। सो दोस्तों, जो अभी असर है वो यूरोपियन कंट्री, वो भी अदर देन शेंगन कंट्री के ऊपर असर पड़ेगा। शेंगन के ऊपर जॉब्स और प्रोसेस के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन वैसा बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्री के ऊपर थोड़ा इसका ज़्यादा असर पड़ सकता है। लेकिन एशियन कंट्री, मलेशिया और सिंगापुर के ऊपर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, जो लोग भी प्रोसेस करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, एक बार सोच समझ के प्लान करके प्रोसेस करें, जहां पर आगे जैसे भी उनको कॉन्फिडेंस आए उसके हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। अपडेट्स हम आपको डेफिनेटली करते रहेंगे। अगर हमें फील होगा कि यहाँ पर फाइल पुट करना सही नहीं है, समय लग सकता है, हम पहले से ही क्लियर कर देंगे इसमें ऐसा ऐसा होने वाला है, और हमारा कॉन्फिडेंस जैसा होगा उसके हिसाब से हम गाइड करेंगे। बाकी आप भी खुद एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर आपने कहीं पर पुट किया तो उसका क्या क्या स्टेप हो सकता है। और अभी यूरोपियन कंट्री में अगर कहीं पर भी आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं, तो आप थोड़ा इसके लिए तैयार हैं कि प्रोसेस पे जो असर होगा उसका असर थोड़ा रहेगा, समय के ऊपर असर होगा, वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर असर रहेगा, और वीज़ा अप्रूवल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा असर रहेगा। सो उसके लिए हमें प्रॉपर रेडी होना होगा, मेंटली रेडी होना होगा, और एक प्रकार से प्लानिंग के हिसाब से भी रेडी होना होगा कि जो जो हो सकता है उसकी जो संभावना है उन सबको स्वीकार करना होगा। क्योंकि असर एक वैश्विक असर है, पूरे दुनिया पर इसका असर है, तो वो चीज़ का जो एक इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए हमें रेडी होना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा समय कम पड़ रहा, हमारा ये हमारा वो, जो भी है सिस्टम चल रहा होगा और उसी के हिसाब से काम होगा। एम्बेसी के हिसाब से काम करेगी, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगी, और जो करंट सिचुएशंस होगी वो इन दोनों के ऊपर असर करेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और जो लोग भी प्रोसेस में हैं वो लोग भी धैर्य रखें, प्रोसेस कंप्लीट होगा, आगे भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको अपडेट करूंगा, और जो अप्लाई करने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा रेडी रहें कि समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।